गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और वहीं से टॉपिक को बिल्कुल सेम वे में आगे बढ़ाते हुए आज का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में सेकंड पोर्शन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ चार्ज के बारे में। जैसे बेसिक क्लासेस में हमने आपको ये कोरिलेट किया था कि कोई भी टू थिंग्स हो, टू ऑब्जेक्ट्स हो, आपस में रब करने पर एक चार्ज की बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ चार्ज, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। तो वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आगे आता है, काइंड ऑफ चार्ज या टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज कैसे समझेंगे, आइए इस 20 मिनट के लेक्चर में वहीं से आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को और आइए देखते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज आपको बहुत स्पेशली डायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। थोड़ा बारीकी से समझिएगा चीज़ों को। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ये आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ये आया कहाँ से, कैसे हम पहचाने कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। इसी भूमिका को, इसी बेसिक को आज के क्लासेस में हम समझने वाले हैं। तो टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बेटा पहला सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, पहला सक्सेसफुल रिजल्ट बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट को हम आज आगे बढ़ाएंगे डेप्थ वे में, डिटेल्ड वे में। और इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। तो बस ये आज का हमारा लास्ट बेसिक लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग सीधा चार्ज पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे स्टार्ट हुआ है। तो चार्ल्स डू फे सबसे आखिरी पड़ाव है जहां पे हम लोग आज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चार्ल्स डू फे साहब का बेटा ये अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपेरिमेंट रहा है। मतलब ये चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट 3 साल तक इन्होंने किया, तब जाके कुछ रिजल्ट बताया। और उस रिजल्ट के बेसिस पे, बात समझिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे ये रिजल्ट निकाला गया कि एक चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है और एक चार्ज का नेचर निगेटिव होता है। तो चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट क्या था, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए समझते हैं। चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए समझते हैं। तो बेटा इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया था और रब करने के बाद इन्होंने एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए एज अ नोट्स। बिल्कुल एक तरफ हम समझेंगे पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में और एक तरफ हम इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे निगेटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्या है वो लिस्ट, क्या क्या है वो लिस्ट जो आपको याद रखना है। देखो जब हम लोग ग्लास को, ध्यान से देखिएगा, ग्लास को, ग्लास मतलब कांच, ग्लास को जब हम लोग सिल्क से रब करते हैं, सिल्क से, ग्लास को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पॉजिटिव हो जाती है। कैट स्किन की बात करें, कैट स्किन, कैट स्किन को हम लोग इबोनाइट रॉड से रब करते हैं, इबोनाइट रॉड, कैट स्किन को इबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है और कैट स्किन पॉजिटिव। इसके बाद वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को हम लोग एम्बर से रब करते हैं, एम्बर, ये आप समझ गए होंगे, एम्बर जो हमने पहली बार पढ़ाया था। और कोट को, वुलन कोट मतलब कोट, COAT, कोट, हम कोट के बारे में बात कर रहे हैं, वुलन कोट, हम बात कर रहे हैं बेटा वुलन कोट की। वुलन कोट को जब हम लोग प्लास्टिक सीट से रब करते हैं, प्लास्टिक से, प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक शीट से। और वुलन कारपेट, कारपेट को, जो जमीन पे बिछाने वाला कारपेट होता है, इस कारपेट को अगर हम रबर शूज से रब करते हैं, रबर शूज, रबर शूज जो हमारे शूज के नीचे लगा हुआ सोल होता है। अब जरा यहाँ पे बातों को समझिएगा बेटा, बातों को समझिएगा। चार्ल्स डू फे साहब ने 5 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर के ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट बताया, सक्सेसफुल रिजल्ट, कि अगर ग्लास को सिल्क से रब करें तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव नेचर होगा, सिल्क के ऊपर निगेटिव। कैट स्किन को इबोनाइट रॉड से रब करोगे तो कैट स्किन विल मेक पॉजिटिवली चार्ज एंड फाइनली इबोनाइट मेक निगेटिव चार्ज।
वुलन को, वुलन मतलब कपड़ा, वुलन क्लॉथ को हम लोग एम्बर से रब करेंगे तो वुलन हो जाएगा पॉजिटिव, एम्बर हो जाएगा निगेटिव। सेम एज वेल एज वुलन कोट, कोट मतलब जो हम नॉर्मली पहनते हैं, कोट को अगर प्लास्टिक सीट से रब किया जाए तो कोट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी, निगेटिव हमारा प्लास्टिक सीट हो जाएगा। और कारपेट, कारपेट और रबर के बीच जब आपस में फ्रिक्शन होता है, जैसे कहने का मतलब है जमीन पे कारपेट बिछी हुई है और कंटिन्यूअसली अगर आप उस पर चल रहे हो तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण जो रबर शूज है वो निगेटिव हो जाएगी, कारपेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये निष्कर्ष कैसे निकला ना, ये रिजल्ट कैसे निकला। आइए सेकंड स्लाइड में इसको समझते हैं, नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ग्लास सिल्क और कैट स्किन इबोनाइट के थ्रू। चलो एक एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझना। फॉर लेट सपोज ये हमारा एक ग्लास है, ग्लास का टुकड़ा, और ग्लास को इन्होंने रब किया सिल्क से, ठीक है, सिल्क से, ग्लास को इन्होंने रब किया सिल्क से। अच्छा एक बात बताओ, ग्लास और सिल्क को आपस में रब किया गया तो कुछ ना कुछ तो चार्ज गेन करेगा, बस थोड़ा बेसिक समझना, कुछ ना कुछ तो चार्ज गेन करेगा। अभी हमें क्लियर नहीं है कि ग्लास पॉजिटिव है कि सिल्क निगेटिव, सिल्क निगेटिव है कि ग्लास पॉजिटिव, ये अभी हमें नहीं पता है, ठीक। रब करने पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको इस लिस्ट के थ्रू समझाता हूं। अगर कैट स्किन को, ध्यान से देखना, कैट स्किन को, कैट स्किन को अगर हम लोग कैट स्किन को बहुत बारीकी समझना, कैट स्किन है ये, कैट की स्किन है, इसको हम लोग इबोनाइट रॉड से रब किए, इबोनाइट रॉड से, तो बस एक जवाब देना, एक जवाब देना, जो भी प्रोसेस हुआ होगा ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग फ्रिक्शनल प्रोसेस, जो भी हुआ हो, आई डोंट नो, लेकिन बस एक बात का जवाब देना, अगर हम ग्लास और कैट स्किन को पास पास ले जाते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये तो क्लियर है कि नहीं। इसी बात को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा था। आ जाओ जरा नजर लगाओ इस चार्ट पर, ये रही ग्लास जो कि पॉजिटिव है, ये रहा कैट स्किन जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, ये बात आया कहां से, यहां से बेटा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि जब ग्लास और सिल्क को रब किए तो ये चिपक जा रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन ग्लास और कैट को पास पास ले आ गया तो ये रिपल कर रहे थे। और सेम एज वेल एज अगर सिल्क और इबोनाइट को पास ले आ जाए, जरा ये एक्सपेरिमेंटली रीड करने की कोशिश करना, जब सिल्क का टुकड़ा और इबोनाइट रॉड पास ले गए तो ये भी रिपल्सन हुआ, ये भी रिपल्सन हुआ। इस बात से ये क्लियर नहीं होता है कि ये निगेटिव है, इबोनाइट भी निगेटिव, तभी तो रिपल्सन हुआ होगा। ग्लास और कैट स्किन को आपस में रब किया गया तो ये भी रिपल्सन हुआ होगा, रिपल्सन, ठीक। और क्या रिजल्ट निकला, अभी और रिजल्ट देखो भाई, इस 2 एक्सपेरिमेंट से 4 रिजल्ट निकले हैं, इस 2 एक्सपेरिमेंट से 4 रिजल्ट निकले हैं। आ जाओ देखो ध्यान से। पहला रिजल्ट, ग्लास और कैट को पास पास ले आए तो रिपल्सन, फर्स्ट रिजल्ट। सिल्क और इबोनाइट को पास ले आए तो रिपल्सन, सेकंड रिजल्ट। और थर्ड रिजल्ट बेटा, थर्ड रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट जरा यहां पे ध्यान देना, तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा रिजल्ट। सर क्या थर्ड रिजल्ट से क्या निकला, अगर हम लोग ग्लास को इबोनाइट के पास ले आते हैं, ग्लास को इबोनाइट के पास ले आते तो ये अट्रैक्ट हो गया, अरे बाप रे देख लो अट्रैक्ट हो गया, ये थर्ड रिजल्ट है। ग्लास को इबोनाइट के रिस्पेक्ट में ले आया गया बेटा, ये देखो डिफरेंट पेन से बनाने चल रहा हूं, डिफरेंट पेन से, ग्लास को इबोनाइट से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू समझो थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्लास को इबोनाइट के रिस्पेक्ट में ले आते हैं तो ये अट्रैक्ट कर गया। और सेम एज वेल एज कैट स्किन को, कैट स्किन को सिल्क के रिजल्ट में ले जाते हैं तो ये भी अट्रैक्ट कर गया। ये 2 रिजल्ट से, सॉरी 2 एक्सपेरिमेंट से 4 पॉसिबल रिजल्ट निकले, और यहां से हमें क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। यहां पे भी बेटा क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो एक बार जस्ट फील द कॉन्सेप्ट, जस्ट फील इट, कि चार्ल्स डूफे साहब ने क्या कहा, ग्लास और सिल्क रब करोगे तो ग्लास पॉजिटिव, सिल्क निगेटिव, कैट स्किन और इबोनाइट को रब करोगे तो कैट स्किन पॉजिटिव, इबोनाइट निगेटिव। तो इस रिजल्ट को जरा यहां पे अप्लाई करते हैं, ग्लास और कैट पास पास आए तो रिपल्सन,
सिल्क और इबोनाइट पास पास आए तो रिपल्सन, 2 रिजल्ट हो गया। और इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ग्लास को इबोनाइट से तो अट्रैक्शन, कैट स्किन को सिल्क से तो अट्रैक्शन। ये 4 पॉसिबल रिजल्ट से ये नेचर पता चला। और ऐसे में दो नहीं बेटा, इसके साथ में 20 रिजल्ट आपको बता सकता हूं, 20 रिजल्ट आपके सामने मैं बता सकता हूं। देखो कैसे, ग्लास को रबर से सेम अट्रैक्शन, कैट स्किन को प्लास्टिक से अट्रैक्शन, कैट स्किन को सिल्क से अट्रैक्शन, वूलन को इबोनाइट से अट्रैक्शन। कहने का मतलब राइट साइड वाले चार्ट को लेफ्ट साइड वाले चार्ट से कहीं भी मिलाओगे तो अट्रैक्शन बनेगा, क्योंकि नेचर पॉजिटिव और निगेटिव का है। और सेम चार्ट में दो को मिलाओगे तो रिपल्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्क और इबोनाइट रिपल्सन, इबोनाइट और अंबर रिपल्सन, एम्बर और प्लास्टिक रिपल्सन, प्लास्टिक और रबर रिपल्सन, वुलन कोट एंड कारपेट रिपल्सन, वुलन एंड वुलन कोट रिपल्सन, कैट स्किन एंड वुलन रिपल्सन, कैट स्किन एंड ग्लास रिपल्सन। तो क्या हमें पता चला बेटा, ये ऐसे ही 5 साल का एक्सपेरिमेंट नहीं था। चार्ल्स डूफे साहब ने 5 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को किया, तब जाके निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आए कहाँ से। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पहले चार्ट में हमने ये समझा, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको कोरिलेट किया था, कि 2 ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं तो पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव बना, कैसे निगेटिव बना। तो ये था चार्ट, ठीक है। अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड के बारे में बात करने चल रहा हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया होगा और ऐसा हो नहीं सकता, मैंने पढ़ाया है। आइए एक बार फास्ट वे में इसको देख लेते हैं। लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये एक ऑब्जेक्ट बी है। मैंने बोला कि ए से कुछ पार्टिकल निकल करके बी पे चले गए। ध्यान से देखना, ए से कुछ पार्टिकल निकल करके बी पे चले गए। ये देखिए, पहला केस मैं ले रहा हूं कि ए पर से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, कुछ छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल चले गए बी पर पे। तो आप मुझे एक बात बताना, ए से पार्टिकल बी पे गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके वहां गया। ऑलरेडी हमने बताया है, 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहला केस ये बनता है कि ए से बी पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए जो है ए बिकम पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए से बी पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, बात को समझिएगा, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए बिकम पॉजिटिवली एंड बी बिकम निगेटिवली। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। ये पहला रिजल्ट है, जहां पे हम इसको कहेंगे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लैक है, ठीक। यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बातें क्लियर। और यहीं से सेकंड केस हम ये भी समझ सकते हैं कि इफ B2A अगर B से A पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फॉर एग्जांपल B2A, तो B2A का रिजल्ट यहां देख लो, B2A का रिजल्ट यहां देख लो। तो क्या होगा भैया, B से A पर ट्रांसफर हो रहा है तो B बिकम पॉजिटिवली चार्ज and A become negatively charged, A will become negatively charged, ठीक है। बातें क्लियर, 2 ही पॉसिबिलिटीज है, A से B, B से A, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहां पे भी आप क्या कहोगे, यहां पर A के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर B पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ओवरऑल कमी कह लो, बी में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ए में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। और सेम वही चीज यहाँ पे, ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है, बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अरे बेसिक प्रिंसिपल केमिस्ट्री का। अब लास्ट चीज, अगर मैं आपसे एक प्रश्न और करूं कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, मेरा बस एक सीधा सा सिद्धांत है, एक सीधा सा क्वेश्चन है आपसे, कैसे जानेंगे कि ए से बी इलेक्ट्रॉन गया? बात को समझिएगा, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ए से बी ही इलेक्ट्रॉन गया है या फिर बी से ए इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे जानेंगे? तो आइए इस केस स्टडी को भी पढ़ लेते हैं। आइए
इस केस स्टडी को भी पढ़ लेते हैं। भाई मेरा एक प्रश्न है बेटा कि ये जो मैं केस स्टडी आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मुझे इतना जवाब दे दो, कैसे पहचानोगे कि ये वाला रिजल्ट होगा और कैसे पहचानोगे ये वाला रिजल्ट होगा? भाई क्वेश्चन कर सकता हूँ ना मैं, मानते हैं कि नहीं मेरी बात? भाई इतना तो प्रश्न कर सकता हूँ ना कि कब ये होगा, कब ये होगा। बेसिक तो तुमको पता चल गया कि ए से इलेक्ट्रॉन निकला तो ए पॉजिटिवली और बी निगेटिव, बी से इलेक्ट्रॉन निकला तो बी पॉजिटिव ए निगेटिव। लेकिन अब इस केस स्टडी को समझते हैं इस स्लाइड में। अगर मैं कहता हूं एनर्जी ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी, जब आपने फ्रिक्शन प्रोसेस किया, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही बेटा चल रहा है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन का सेकंड पार्ट है ये। हमने ये माना कि जब तुम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ले आ रहे हो, तो ए वाले की एनर्जी ज्यादा हो गई, बी वाले की एनर्जी कम हो गई। फॉर एग्जांपल, जब आपने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर किया, हीट एनर्जी ट्रांसफर किया, फ्रिक्शनल एनर्जी ट्रांसफर किया, जो भी एनर्जी ट्रांसफर किया, अगर ए का एनर्जी ज्यादा है, बी की एनर्जी कम है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए की एनर्जी ज्यादा है, बी की एनर्जी कम है। तो आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है और वाइब्रेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा। तो ये पहला केस हमारा क्लियर हो गया। अगर ए की एनर्जी ज्यादा, बी की एनर्जी कम, तो ए हमारा हो जाएगा पॉजिटिव नेचर, ए हो जाएगा पॉजिटिव नेचर और बी हो जाएगा निगेटिव नेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये पिछले वाले स्लाइड का जवाब है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन मिल गया कि अगर ए की एनर्जी ज्यादा है, ए की एनर्जी ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देख रहा हो बात को समझ पाए कि नहीं? अगर ए की एनर्जी ज्यादा है तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन आकर के कहां बैठ जाएगा? बी पर। इसलिए हमारा बी बिकम निगेटिवली, ए बिकम पॉजिटिवली। और यहीं से दूसरा रिजल्ट, सेम इसी कॉन्सेप्ट का। आओ भैया देखो, अगर मैं कह देता हूं एनर्जी ऑफ बी इज मच ग्रेटर देन ए, बी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बात समझ में आया? यहां पर बी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां ए की ज्यादा थी, यहां बी की ज्यादा है। अगर बी का एनर्जी ज्यादा हुआ, दोनों केस अलग अलग है बेटा, जस्ट एंटी केस है, एंटी, यहां कुछ और यहां कुछ और। अगर बी की एनर्जी ज्यादा है, ए की एनर्जी कम है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन प्रोसेस, तो जो बी हो जाएगा यहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो बी होगा, बी पिछले स्लाइड से मिला लो, ये जो बी होगा, बी बिकम पॉजिटिव, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर बी की एनर्जी बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल प्रोसेस, तो बी से इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा, वाइब्रेशन। बी की एनर्जी ज्यादा, वाइब्रेशन ज्यादा, वाइब्रेशन ज्यादा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर उछल के चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर उछल के चले आएंगे और यही इलेक्ट्रॉन आके ए पर बैठ जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन आ करके ए पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिवली, ए बिकम निगेटिवली। तो इन सारे केस स्टडी के बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो कि मैं जस्ट अब डिस्कस करने चल रहा हूं, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, पूरे बेसिक्स के साथ इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं। बेटा सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच, शॉर्ट वे में देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो ब्रांच में टूट गया था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको सेम ऐसे ही नोट्स कवर करना है हमारे वीडियोस को देख करके, और दूसरा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पूरे क्लासेस का मैं न्यू बना चुका हूं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आते हैं, और डायनेमिक्स में 3, 4, 5, 6, 7 एज वेल एज 8 सारे इसी में आते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, इस बात को साइड कर दें। फिर इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद हमने आपको बेटा पढ़ाया था थेल्स ऑफ मिलेटस का बेसिक, याद होगा थेल्स ऑफ मिलेटस, ज़्यादा अब नहीं बढ़ेंगे। थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में, कौन थे थेल्स ऑफ मिलेटस, पूरा बेसिक क्लियर किए थे।
फिर हमने आपको तुरंत इसके बाद एम्बर की प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि एम्बर था क्या, याद होगा। और एम्बर का बेसिक मीन भी हमने समझाया था। जो अंबर था एम्बर, इसका बेसिक मीन था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बातें हमने बताया था। डी मैग्नेटे नामक बुक में एम्बर का जस्ट सेम सिनोनिम वर्ड समझाया गया है। एम्बर से इलेक्ट्रॉन आए, एम्बर से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें यहीं से निकली। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट बेसिक वही जो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझाया था। प्रीवियस क्लासेस में चार्ल्स डुफे का बेसिक का मतलब क्या है कि अगर ए ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये बी पर जाके बैठ जाते हैं, तो आप केस स्टडी समझ ही चुके होंगे कि ए हमारा पॉजिटिव एंड बी बिकम नेगेटिव, ये बेसिक। फिर हमने आज के क्लासेस में, आज का जो पार्ट था यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट को डिटेल्ड वे में समझा, एक्सपेरिमेंट को डिटेल्ड वे में समझा, डिटेल स्टडी, और एक चार्ट बनाया। एक चार्ट भी हमने आज की क्लास में तैयार किया। इस चार्ट में हमें परफेक्टली पता चल गया कि पॉजिटिव कौन है और निगेटिव कौन है। और चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं टाइप ऑफ चार्ज की बेसिक भूमिका क्लियर करता है। तो ये आज के क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया। अब आगे चलो, देखो बेटा, चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट को ही कॉपी करके एक नया थियरी डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आते हैं। ये लास्ट नोट लिख लीजिएगा, लास्ट नोट लिख लीजिएगा, लास्ट नोट, ये नोट है। इन्होंने कहा रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो, इस चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने यही डेफिनेशन दिया है, पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन यही है, ठीक। और सेम एज वेल एज excess of electrons, this is called negatively charged, और इस थिंक को किसने बताया? डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो क्लियर कट ये नोट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइप ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में अगर किसी ने बिल्कुल सही वे में डिफाइन किया तो आप जवाब दोगे डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये कहाँ से आया बेटा? तो चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट को सीधा सीधा इन्होंने कॉपी किया था, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल क्लियर कट नोट याद रखेगा। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसके बाद अब हम लोग टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे हमारा बेसिक पोर्शन कंप्लीटली फिनिश हुआ, यहाँ पे हमारा कंप्लीट बेसिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली आपसे वंस अगेन ये बात करेंगे कि क्या होता है चार्ज, व्हाट इज चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए। ये 2 पार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन का।